नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये का 91वां यानी 91st संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉस है? तो वो कौन सी है? 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम से ली गई मानी जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उनके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियां यानी कैबिनेट कमिटीज कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, यानी कि स्टैंडिंग कमिटी और एडहॉक कमिटी। कौन कैबिनेट समिति का सदस्य बनते ही उसका अध्यक्ष बन जाता है? तो प्रधानमंत्री। कौन सी कैबिनेट समिति सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति है और इसे अक्सर सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो राजनीतिक मामलों की समिति। तो वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। किस शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली कहा जाता है? तो संसदीय सरकार को, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन, संरचना, अवधि, पद, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 से 122। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, यानी संसद का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स कौन कौन है, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। तो 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जो कि आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस आदि से मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें कि 229 राज्य से, 4 केंद्र शासित प्रदेश से यूनियन टेरिटरी से और 12 मनोनीत हैं। तो कुल मिला के 245 सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो 4थी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलांकर थे। किस राज्य के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो उत्तर प्रदेश के पास। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि है और राज्यसभा में 31 है। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले किसी व्यक्ति को किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? तो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, यानी कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। तो 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर भारत के राष्ट्रपति ये निर्धारित करते हैं कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, जिसमें 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन से, यानी अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है। दोस्तों, उसके ऊपर वाले प्रश्न में मैं एक और बात बता दूं कि जो सचिन तेंदुलकर है वो सामाजिक सेवा के अंतर्गत राज्यसभा के मेंबर बने हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988।
अगला प्रश्न, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ने राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने पर किस वर्ष तक रोक लगा दी है? 2026 तक। अगला प्रश्न, एकल संक्रमणीय पद्धति मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किसके चुनाव में किया जाता है? तो राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय पद्धति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो किसी किसी इलेक्शन में यूज होता है? राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में, राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष किसी भी अवधि के लिए, यानी प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जा सकता है किसी भी अवधि के लिए, लेकिन वर्ष में एक बार। किसी व्यक्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत संसद सदस्य की आयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन करता है? तो राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष। तो सभापति राज्यसभा का हम लोग जानते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है? ऐसी सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। तो कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। कोई सदन संसद के किसी सदस्य की सीट रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह बिना अनुमति के कितने दिनों तक उसके सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है? तो बिना अनुमति के रहता है दोस्तों, तो 60 दिनों के लिए। लोकसभा में कार्यवाही चलाने के लिए कोरम का क्या अनुपात है? तो 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। जब सदन किसी मामले में बराबर विभाजित हो जाता है तभी स्पीकर को गतिरोध को हल करने के लिए वोट देने का अधिकार होता है। ऐसे वोट का नाम क्या है? तो कास्टिंग वोट बोलते हैं दोस्तों उसे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस मामले में यह निर्णय लिया गया कि अपने सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, यानी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी? तो कियोतो होलोहान मामला में। इस तरह का मामला आप याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत, यानी सदन के सभी सदस्यों का बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का। वरीयता क्रम में लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर है। स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए कितने दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था की शुरुआत 1921 में किस प्रावधानों के तहत हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों आपको याद होगा कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है जिसे हम लोग मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। 1925 में प्रथम भारतीय और केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो विट्ठल भाई जे पटेल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका संसद में तब तक आचरण बनाए रखना है जब तक कि अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक जिम्मेदारी सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाना है। इसके अतिरिक्त वह सदन को नया अध्यक्ष चुनने की अनुमति देता है। जब अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है। विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के संबंध में उसे कितनी सीटें जीतनी चाहिए? तो 1/10 सीटें जीतनी चाहिए। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं दोस्तों। बजट सत्र जो फरवरी से मार्च तक होता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्थगन यानी एडजर्नमेंट से सदन की बैठक समाप्त होती है, सत्र समाप्त नहीं होता है। जबकि सत्रावासन यानी प्रोरोगेशन से न केवल बैठक समाप्त होती है बल्कि सदन का भी सत्र समाप्त होता है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि सत्रावासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित हो यानी पेंडिंग हो और लोकसभा भंग हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न, किसी विधेयक लोकसभा के विघटन की स्थिति में बता रहे दोस्तों का क्या होगा जब वह असहमति के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद है, उसके चलते वो पास नहीं हो पाया है, पारित नहीं हो पा रहा है। और यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक आयोजित करने की अधिसूचना दे दी है, यानी प्रेसिडेंट ये नोटिफाई कर देते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक होगी, तो उसके केस में जो विधेयक होगा वो समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
लोकसभा के विघटन की स्थिति में उस विधेयक का क्या होगा जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया गया है, यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटा दिया गया है, तो वो समाप्त नहीं होगा। जनरली क्या होता है दोस्तों कि जो बिल होता है तो उस बिल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित किए जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास या राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी मंजूरी के लिए। तो वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं कि आप इस बिल को वापस से रिकंसिडर कीजिए। तो अगर रिकंसिडरेशन में वो उन्होंने भेजा है और उसी बीच अगर जो संसद है वो डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या होता है कि वो बिल समाप्त नहीं होता है। किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कोरम जिसे हम कहते हैं दोस्तों 1/10 होता है। तो 545 अगर लिया जाए लोकसभा की मेंबरशिप की संख्या तो उसका 1/10 करने से 54.5 आता है, तो वो उसे 55 काउंट करते हैं और राज्यसभा में 245 के हिसाब से 25 काउंट करते हैं। संसद अधिवेशन में लेम डक का सत्र का क्या अर्थ है? तो यह मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। संसद में प्रश्नकाल क्या है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा ऐसा होता है जब कोई सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है स्टार्ट प्रश्न होते हैं, यानी कि अंकित प्रश्न होता है जिसमें कि एक ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मौखिक तरीके से आंसर देना होता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन करता है उसके विरोध में तो उसे कंसिडर किया जाता है। एक होता है अरेखांकित क्वेश्चन यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि लिखित में आंसर चाहिए होता है, और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसको छोटे अवधि के लिए दिया जाता है, तो उसमें 10 दिनों की अवधि के अंदर दिया जाता है वो, और उसमें उसका जो आंसर होता है वो ऑरली देना पड़ता है यानी मौखिक रूप से देना पड़ता है। 0 घंटे की समय अवधि क्या है? तो ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है यानी क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन के एजेंडे तक चलता है। तो इसमें बिना पूर्व सूचना दिए गए भी मामला उठाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए लाए गए प्रस्ताव का नाम क्या है? तो मूल प्रस्ताव यानी सब्टेंटिव मोशन। संसद में किसी सदस्य द्वारा किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उनसे एक एकाधिकार वक्तव्य प्राप्त करने के लिए पेश किए जाने वाला प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन। स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन और अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो जब लोकसभा में किसी विपक्ष दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? तो अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष यानी पिछले वर्षों में और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है, उसका प्लानिंग करता है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है तो इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है संसद में व्हिप क्या है? तो संसदीय भाषा में व्हिप एक लिखित आदेश होता है कि पार्टी के सदस्य किसी महत्वपूर्ण मतदान के लिए उपस्थित रहे, यानी अटेंडेंस इंश्योरेंस होता है जिसमें दोस्तों या यह कि केवल एक विशेष तरीके से मतदान करें। यह व्हिप जारी करने के लिए एक पार्टी द्वारा अधिकृत किसी नामित अधिकारी को भी संदर्भित कर सकता है। अगला प्रश्न, यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है और दूसरा सदन कितने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो 6 महीनों के लिए। यानी कि सपोज कीजिए कि लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा ने उसे 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की या कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आता है यानी गतिरोध की स्थिति आती है। तो उसको हल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट बैठक बुलाई जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्पीकर यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, हमने देखा, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, ये भी सही है। तो ऊपर के सभी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक के अलावा अन्य वित्तीय विधेयकों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 117। उपराष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। 1950 के बाद संसद की संयुक्त बैठक के माध्यम से कितनी बार विधेयक पारित किए गए? तो 3 बार। तो कौन कौन? तो दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। 3 ओकेजन में ज्वाइंट कमेटी से यानी ज्वाइंट सेशन से, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से उसे पास किया गया। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत का पहला आम चुनाव सन 1951-52 में हुआ था और 489 सीटें लोकसभा सीटों पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चली थी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी?
तो 364 सीटें जीती थी। 1951-52 के प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो सीपीआई ने कितनी सीटें जीती थी? 16 सीटें जीती थी। 2024 में कौन से आम चुनाव आयोजित किए गए थे? तो 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वें लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ने कितनी सीटें जीती थी? तो एनडीए ने 292 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने 240 लाई थी, टीडीपी 16 और जनता दल यूनाइटेड ने 12 और अन्य मिलाकर कुल एनडीए के 292 सीट हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में अगर किसी को बहुमत हासिल करना है तो उसके पास 272 सीटें होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से एनडीए ने बहुमत हासिल की थी। इंडिया की जो गठबंधन थी उन्होंने 233 सीटें लाई थी, जिसमें 99 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें थी, तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें थी और डीएमके की 22 सीटें थी और अदर्स मिला के थी 233 सीट। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो निट्टूर श्रीनिवास राव। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मई 2023 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, यानी सीबीसी नियुक्त किया है। संविधान में प्रयुक्त बजट का नाम क्या है और कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? दोस्तों आपको बता दें कि बजट जो है इसका विवरण कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। उसके तहत जो बजट है उसका जो नाम हम लोग बोलते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो अनुच्छेद 112 के तहत होता है। किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। किस समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो एकवर्ष समिति की रिपोर्ट 1921 में। राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को कितने दिनों में वापस करना होता है? तो 14 दिनों में। कितने प्रकार के बहुमत है जिनके माध्यम से संसद किसी विधेयक को पारित कर सकती है? तो 3 प्रकार के, यानी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो केशव नंदा भारतीय मामले में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के राज्यों राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो 249 अनुच्छेद 249, जिसमें राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध कानून बनाने का अधिकार देती है। किस अनुच्छेद ने संसद को राज्यों में केंद्रों और दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत किया है? तो अनुच्छेद 312, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो अनुच्छेद 312 से रिलेटेड है। आप इसे याद रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या किस राज्य से है? तो अनुसूचित जाति की किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से 17। और अनुसूचित जनजाति की दोस्तों किससे है? मध्य प्रदेश से है, जो कि 6 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।